हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट एक्सटेंडेड ड्यू डेट आपको 10 जनवरी 2021 थी, जो कि अब निकल चुकी है। तो आप अब भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक, लेकिन विथ लेट फी आपको फाइल करनी होगी अपनी आईटीआर। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस पर्सन के लिए कौन सी आईटीआर रिलीवेंट है। जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स में 7 तरह की आईटीआर है, आईटीआर 1 टू आईटीआर 7। इसमें से कौन सी आईटीआर किस पर्सन के लिए रिलीवेंट है, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि कौन सी रिटर्न किसके लिए रिलीवेंट है, उसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी आकर जानकारी ले सकते हैं। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, ये इसका यूआरएल है इनकम टैक्स वेबसाइट का। यहां पर आने के बाद आपको ये इंटरफेस इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट का। यहां पर आप आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, जो ये ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां पर मैं कर्सर हिला रहा हूं, इस पर आप क्लिक करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर सारे प्रोसेस एक एक करके बता रहा हूँ। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अगर रिटर्न फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो आपको यहाँ पर जो उसका असेसमेंट ईयर है वो 20-21 लेना होगा। यहां से आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से अगर मानकर चलिए 19-20 की अगर मुझे रिटर्न फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर की, तो मैं जो यहाँ पर पीरियड लूंगा असेसमेंट ईयर 20-21 लूंगा। फिर उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आपकी आईटीआर की यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको जावा यूटिलिटी मिल रही है और एक्सेल यूटिलिटी मिल रही है, जिसे आप डाउनलोड करके सारी अपनी जो डेटा है वो फिल करके फिर उसे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिल रही है पीडीएफ फॉर्म में, आप सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आप दो तरीके से सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसमें सारी डेटा फिल करके अपलोड कर सकते हैं उसे, या इसके अलावा आप डायरेक्ट पोर्टल पे आकर लॉग इन करके उसके बाद भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी जो आईटीआर है उसके लिए आपको जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसे डाउनलोड करना होगा और उसमें डेटा को फिल करके पोर्टल पे अपलोड करना होगा। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि कौन सी आईटीआर किसके लिए रिलीवेंट है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स में कितने पर्सन्स होते हैं। इनकम टैक्स में 7 पर्सन्स होते हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरी फर्म, चौथी कंपनी, पांचवा लोकल अथॉरिटी, छठा होगा आपका एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और इसके अलावा जो सेवंथ है वो है एजेपी यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यानी इनकम टैक्स के अंदर ये 7 पर्सन को डिफाइन किया गया है। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन सा पर्सन कौन सी रिटर्न फाइल करेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो रिटर्न है वो है आईटीआर 1। इसे कौन फाइल करेगा? इसे एक इंडिविजुअल फाइल करेगा जो कि इंडिया का रेसिडेंट होगा, यानी इंडिया का जो निवासी होगा इंडिविजुअल, वही इस रिटर्न को फाइल करेगा। तो अगर आपको रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है वो देखनी है, तो आप इनकम टैक्स के जो सेक्शंस है रेसिडेंट के लिए वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो 180 डेज तक इंडिया के अंदर रहता है उसे ही रेसिडेंट कहा जाता है, यानी उसे ही इंडिया का निवासी कहा जाता है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, उसके लिए आप उस सेक्शन को रेफर कर सकते हैं। तो यहां पर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट ही आईटीआर 1 फाइल करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो टोटल इनकम है अप टू 50 लाख तक होनी चाहिए, यानी 50 लाख तक इनकम होनी चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। 50 लाख से कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा ना हो। अगर उससे ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि उसकी इनकम कम से कम सैलरी से तो जरूर होनी चाहिए। जिसकी इनकम सैलरी से होगी वही आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। वैसा इंडिविजुअल पर्सन जो कि इंडिया का रेसिडेंट है, जिसकी इनकम सैलरी से है, अप टू 50 लाख है पूरे साल में, तो वो ही ये जो आईटीआर 1 है फाइल कर सकता है। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस है? अगर मानकर चलिए सैलरी से तो इनकम है, चलिए ये ओके हो गया, ये मैंडेटरी भी है। इसके अलावा अगर मानकर चलिए उसकी वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो चलिए वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। अगर नहीं है तो भी फाइल कर सकता है। लेकिन अगर वन हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। इसके अलावा अदर सोर्सेज से अगर इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। अदर सोर्सेज मींस जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह हो गया, सेविंग में पैसे पड़े हैं, पोस्ट ऑफिस पे एफडी वगैरह है, वहां से जो इंटरेस्ट वगैरह आ रही है, अगर वो सारी इनकम है तो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है अप टू 5,000, पूरे साल में अगर उसकी 5,000 तक एग्रीकल्चरल इनकम है तो भी वो आईटीआर वन फाइल कर सकता है, अगर उससे ज्यादा है तो नहीं कर सकता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपने क्या समझा कि आईटीआर वन एक इंडिविजुअल फाइल करेगा जो कि इंडिया का रेसिडेंट होगा, जिसकी इनकम अप टू 50 लाख होगी, जो कि सैलरी से अर्न करता होगा। इसके अलावा अगर वो वन हाउस प्रॉपर्टी से अर्न कर रहा है तो भी वो आईटीआर वन फाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर उसकी अदर सोर्स से इनकम है जैसे इंटरेस्ट वगैरह हो गया तो वहां से अगर कोई इनकम है तो भी वो आईटीआर वन फाइल कर सकता है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि 5,000 तक है पूरे साल में तो भी आईटीआर वन फाइल कर सकता है। तो ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल हो गई। अब इसके अलावा क्या है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि किसी कंपनी में डायरेक्टर है या उसने इन्वेस्ट किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में तो भी वो आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकता है। तो अब आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि आईटीआर वन कौन फाइल कर सकता है। अब हम बात करेंगे आईटीआर टू के बारे में। तो आईटीआर टू कौन फाइल कर सकता है, यहां पर जो आईटीआर टू है वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल कर सकते हैं। यहां पर देखिए पहले केस में था सिर्फ इंडिविजुअल, दूसरे केस में जो आईटीआर टू है यहां पर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अब आप यहां पर समझिए, यहां पर सिंपल आपको बताया गया है कि ये जो रिटर्न है आईटीआर टू ये एक इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन से ना हो, यानी उसने बिजनेस से कोई इनकम अर्न ना की हो और प्रोफेशन से कोई अगर इनकम अर्न ना की हो। तो इसके अलावा अगर जो भी हेड्स होते हैं उससे अगर उसने कोई इनकम अर्न की है तो वो आईटीआर टू फाइल कर सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो हेड्स है वो कितने होते हैं, तो जो हेड्स है वो 5 हेड्स होते हैं। सबसे पहला जो हेड होता है वो सैलरी का हेड होता है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद होता है हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपने रेंट पे हाउस वगैरह लगा के वहां से जो अर्निंग की है उसे हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पीजीबीपी होती है, यानी प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा होता है आपको कैपिटल गेन। उसके अलावा आपको होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी ये जो 5 हिट्स है इसमें से आपका जो पीजीबीपी है यानी बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आपने कोई अर्निंग की है तो आप आईटीआर टू फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी हेड से अर्निंग है और आप अगर एक इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो आप ये आईटीआर टू फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसमें समझा क्या कि अगर मानकर चलिए आपकी सैलरी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए कौन सा जो आईटीआर है वो रिलीवेंट होगा, आपके लिए आईटीआर टू रिलीवेंट होगा, क्योंकि 50 लाख के नीचे तो आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। 50 लाख से ऊपर जैसे आप आएंगे आपको आईटीआर टू फाइल करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो भी आप आईटीआर टू फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई डायरेक्टर वगैरह के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है जैसा कि आपको आईटीआर वन में लगाई गई थी। अब हम बात करेंगे आईटीआर थ्री के बारे में। यहाँ पर आईटीआर थ्री आपको एक इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों फाइल कर सकते हैं, जिनकी जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से होनी चाहिए। यानी यहाँ पर इनकम पीजीबीपी से होनी ही चाहिए। यानी आईटीआर थ्री फाइल करने के लिए आप या तो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, इंडिया के रेसिडेंट हैं कि नहीं है इससे अभी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बात क्लियर नहीं है कि ये रेसिडेंट ही फाइल करेगा। यहां पर आपको सीधा सीधा यही बोला गया है कि आपकी इनकम कम से कम पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से होनी ही चाहिए। यानी बिजनेस या प्रोफेशन से आपने इनकम अर्न की हो, इसके अलावा अगर आपने किसी भी हेड से इनकम अर्न की है वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम इस हेड से तो इनकम अर्न की ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए आईटीआर फोर के बारे में। ये कौन फाइल कर सकता है, ये जो फाइल कर सकता है फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म। यानी कि ये जो रिटर्न है कोई इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है, एचयूएफ भी कर सकता है, फर्म भी कर सकती है, लेकिन अदर देन एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के, ठीक है। बीइंग अ रेसिडेंट, वो रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का निवासी होना चाहिए। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। यानी ये जो 50 लाख की इनकम की बात की गई है ये प्रोफेशन के केस में की गई है। अगर आप प्रोफेशन करते हैं और आप 50 लाख तक इनकम अर्न करते हैं तो आप आईटीआर फोर फाइल कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है और इंडिया के रेसिडेंट है। उसके अलावा एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई। यानी कि अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन से अर्न करते हैं और वो जो है वो सारी चीजें सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई में कवर होता है। तो 44 एडी क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं। 44 एडी बिजनेस के केस में यूज होता है, 44 एडीए प्रोफेशन के केस में यूज होता है, और 44 एई
ट्रांसपोर्ट वगैरह के केस में यूज होता है। जो हायरिंग कैरिंग का काम करते हैं, गाड़ियों को बुक वुक करना, उनके केस में ये मतलब यूज होता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप रेफर कर सकते हैं गूगल वगैरह पे, आपको पूरी डिटेल में मतलब आर्टिकल्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसे रेफर कर सकते हैं। Not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity share। ये वही बात आ गई जो ITR 1 में कही गई थी कि अगर कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी में और उसने इन्वेस्ट किया हुआ है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, तो वो भी ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेशन के केस में मैंने आपको लिमिट तो बता दी कि 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, अगर आप इन सेक्शंस के अंदर कवर होते हैं। वहां पर आपको चेक करना होगा इन सेक्शंस के अंदर कौन कौन कवर होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 44AD, 44ADA और 44AE। ठीक है, लेकिन मैंने बिजनेस के केस में नहीं बताया। तो बिजनेस के केस में 2 करोड़ तक का जो टर्नओवर है, अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ITR 4 भी आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपकी इनकम कम से कम PGBP हेड से हो। अगर आपकी इनकम PGBP हेड से नहीं है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। मानकर चलिए आपकी इनकम PGBP हेड से है, सैलरी हेड से है, हाउस प्रॉपर्टी हेड से है और उसके अलावा अदर सोर्सेज से है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपकी जो इनकम है वो PGBP हेड से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन का जो हेड है उससे है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, उस केस में आपको ITR 3 में जाना होगा। ठीक है, तो ITR 4 में आपके 4 ही जो हेड्स हैं वो रिलीवेंट है। एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक आपका PGBP, एक आपका सैलरी और आपका हो गया हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी इनकम कम से कम PGBP से जरूर होनी चाहिए, या तो आप प्रोफेशन से अर्निंग कर रहे हो या बिजनेस से अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर और भी ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको जानना है कि क्या क्या चीजों को ITR 4 रेस्ट्रिक्ट करता है, किस किस सिचुएशन में हम ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हैं, तो आप इसके लिए जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने PGBP के लिए 2 फॉर्म क्यों बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये जो ITR 3 फॉर्म है ये बहुत ही बड़ा फॉर्म है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने छोटे SSC के लिए ITR 4 को बनाया है ताकि वो लोग अपनी जो रिटर्न है वो फाइल कर सके। और ये जो ITR 4 है ये बहुत ही छोटा फॉर्म है, इसमें बहुत ही कम डिटेल्स जाती है, जैसे कि हमारी ITR 1 में जाती है। जैसे ITR 1 सैलरी के लिए छोटा फॉर्म है, उसी तरीके से ITR 4 आपका PGBP के लिए बहुत ही छोटा फॉर्म है। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी प्रॉफिट बतानी होती है। यानी कि मानकर चलिए उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से अगर कम है, मानकर चलिए लेट सपोज कि उनकी टर्नओवर 50 लाख है, तो उन्हें कम से कम 8% अपनी प्रॉफिट बतानी होगी। उससे ज्यादा बता सकते हैं, उससे कम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने 8% बोला ये कैश में अगर उन्होंने ट्रांजेक्शन किए, सेल्स वगैरह किए, तो मैं बता रहा हूं। अगर उन्होंने जो सारी सेल्स वगैरह बैंकिंग माध्यम से की है, नेट बैंकिंग, चेक्स वगैरह से, तो उस केस में उन्हें कम से कम 6% अपनी प्रॉफिट बतानी होगी। अगर वो कम प्रॉफिट बताएंगे तो उन्हें ITR 3 फाइल करनी होगी और सेक्शन 44AB में अपना ऑडिट कराना होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो ITR 4 है ये छोटे SSC के लिए है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ITR 3 में भी आप सेक्शन 44AD, 44ADA की बेनिफिट ले सकते हैं। वहां पर भी इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वहां पर भी आप एक लिमिटेड डिटेल्स डालकर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही बड़ा फॉर्म है, तो उसमें लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई डिटेल्स को वहां पर फिल करना होता है, तो इसीलिए लोग ये जो ITR 4 है इसे फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल और साधारण फॉर्म है, इसीलिए इसे फाइल करना चाहते हैं। बाकी ऑप्शन आपको ITR 3 के अंदर भी दिया गया है 44ADA का, जहां पर आप कम डिटेल्स फिल करके ITR 3 को भी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ITR 4 और ITR 3 जो गवर्नमेंट ने बनाया इसके पीछे का क्या उनका मतलब एम था, क्या उनका मोटिव था। अब हम जानते हैं कि ITR 5 कौन फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल आपको जो फाइल कर सकते हैं यहाँ पर वो नहीं बताया गया, यहाँ पर बताया गया कि कौन नहीं फाइल कर सकते हैं। तो जो फाइल नहीं कर सकते उसके अलावा जो बच गए वो फाइल कर सकते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल ITR 5 नहीं फाइल कर सकता है, इसके अलावा HUF नहीं कर सकता है, कंपनी नहीं कर सकती, इसके अलावा वैसे पर्सन जिन्होंने ITR 7 फाइल किया है वो ITR 5 नहीं फाइल कर सकते हैं। यानी कि ये सारे पर्सन को छोड़ के जो रेस्ट पर्सन बच गए वो ITR 5 फाइल कर सकते हैं। अगर हम बात करें ITR 6 की, तो यहां पर फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11,
कंपनी फाइल तो कर सकती है, लेकिन वैसी कंपनी को छोड़ के जिन्होंने एग्जम्पशन क्लेम किया अंडर सेक्शन 11 में, उस कंपनी को छोड़ के जो बाकी कंपनीज हैं वो आईटीआर 6 फाइल कर सकती हैं। अब आईटीआर 7 की अगर हम बात करें तो फॉर पर्संस इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A और 139(4)B और 139(4)C और 139(4)D, यानी फ्रेंड्स वैसे पर्संस जिसमें कंपनी भी इंक्लूडेड है, जिनको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें इन सेक्शंस के अंदर, अगर वैसे पर्संस हैं जिन्हें रिक्वायर्ड है इन सेक्शंस के अंदर रिटर्न फाइल करना, तो उन्हें आईटीआर 7 फाइल करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सी रिटर्न कौन फाइल कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि आईटीआर 1 को सहज फॉर्म कहते हैं और आईटीआर 4 को सुगम फॉर्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी तक बताई। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 20-21 जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं, जिसके असेसमेंट ईयर 21-22 है, अगर आपने इसके लिए अभी तक कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। आपके पास 31 मार्च 2021 तक का समय बचा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे आप अपनी टैक्स को कम कर सकते हैं 80C में इन्वेस्टमेंट करके और उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज ही जाकर आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप के थ्रू, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।